नमस्कार। आज की बात में आज की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान और तेलंगाना में इलेक्शन का कैंपेन का शोर खत्म हो गया, लेकिन आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अब तक के सबसे तीखे और सीधे हमले किए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजस्थान में मोर्चा संभाला तो राहुल गांधी तेलंगाना में थे। योगी आदित्यनाथ भी तेलंगाना में राजीव गांधी को टक्कर दे रहे थे, राहुल गांधी को माफ किया, टक्कर दे रहे थे और कैंपेन कर रहे थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने, कैंपेन का रुख बदल दिया। मोदी ने राजस्थान के सुमेरपुर और दौसा में पब्लिक मीटिंग की। सुमेरपुर की रैली में मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर अटैक किए। मोदी ने सबसे पहले राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। आज की बात में कल मैंने आपको राहुल गांधी का वो बयान दिखाया था जिसमें वो कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण योजना कह रहे थे। मंच पर बैठे कांग्रेस के नेताओं ने राहुल को गलती याद दिलाई, राहुल ने करेक्ट भी किया। आज मोदी ने राहुल के उसी भाषण को पकड़ लिया। मोदी ने कहा, नामदार को कांग्रेस के पुराने और बड़े नेताओं के नाम भी नहीं मालूम। जो खुद सो रहा हो, जो खुद कुंभकर्ण हो, वो राजस्थान का क्या भला करेगा। ये कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष हैं, ये नामदार, कि उनको कांग्रेस के नेताओं का नाम मालूम नहीं है। मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान एक बार फिर से सुनवा देता हूं जिसका जिक्र मोदी ने अपने भाषण में किया। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। हाँ? कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। हाँ? कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा। खैर, कभी कभी जबान फिसल जाती है। राहुल गांधी पर अटैक करने के बाद नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की सियासी हवा की बात की। मोदी ने कहा, जो लोग कुछ दिन पहले तक बीजेपी को हारा हुआ घोषित कर रहे थे, अब वही लोग सिर खुजा रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए। मोदी ने कहा, अब कांग्रेस के नेता वो बहाने खोज रहे हैं जिससे नामदार की हार की जिम्मेदारी से बचाया जा सके। जो गाजे बाजे कंपनी है वो 24 घंटे लग पड़ी थी कि राजस्थान में तो बीजेपी बचने वाली नहीं है, साफ हो जाएगी। दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठ बैठ करके हवा फैला रहे थे, हवा में प्रदूषण फैला रहे थे। अब वो अभी से कारण बताना शुरू किया है कि ये कांग्रेस के अंदरूनी की लड़ाई के कारण हम हार रहे हैं, कांग्रेस के टिकट बंटवारे की गड़बड़ के कारण हार रहे हैं, कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के कारण हार रहे हैं। अब वो इस बात में लगे हैं कि पराजय का ठिकरा नामदार के सर पर न फूटे, उसके लिए कौन से तर्क दिए जाए, उसकी चर्चा में लगे हुए हैं। चुनाव तो हार चुके हैं। यह बात सही है। कुछ दिन पहले तक सारे एग्जिट पोल, सारे सियासी पंडित भविष्यवाणी कर रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब है, एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस के सारे नेता राजस्थान में जीत को लेकर के उत्साहित थे, आश्वस्त थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हवा बदली है। नरेंद्र मोदी की रैलियों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जीत का भरोसा पैदा हुआ है। मोदी की रैलियों में आई भीड़ और उनके भाषणों पर जनता के रिएक्शन से लग रहा है कि राजस्थान में हालत कुछ बदली है। अब कांग्रेस की जीत इतनी आसान नहीं दिखती, लेकिन कांग्रेस हारेगी अगर, तो उसकी एक बड़ी वजह होगी कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट बांटे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दबी जबान से कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके नेताओं ने बगावत की, उनके टिकट काटे गए, उसका खमियाजा शायद राजस्थान में कांग्रेस को भुगतना पड़े। आज राजस्थान में मोदी ने भविष्य की राजनीति के संकेत भी दिए। मोदी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करप्शन के मुद्दे पर घेरा। मोदी ने कहा, जिनकी पहले फाइलें खोलने से अफसर डरते थे, अब उनकी फाइलें खुल गई हैं। सारे काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। जो 4 पीढ़ियों से राज कर रहे थे, उन्हें एक चाय वाले ने 4 साल में कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। करोड़ों रुपयों का गफला, इनकम टैक्स में फर्जी कंपनियों के नाम पर गफला,
और उनकी सरकार के समय सारी फाइलें बंद कर दी थी। मां बेटे की फाइलें बंद। मां बेटे ने जो लिख के दिया, अफसरों ने उसी को साइन कर दिया। हम आए तो मैंने अफसरों को कहा, भाई ये नहीं चलेगा। अगर मोदी की भी गड़बड़ करता है तो उसको भी ठीक करो, और अगर ये नामदार परिवार गड़बड़ करता है तो उसको भी ठीक करो। सारे पुराने मामले खोले गए, ये कोर्ट में चले गए कि ये सरकार पुरानी चीजें हो गई है, हाथ नहीं लगा सकती, इसको देख नहीं सकती, हमने जो किया वो फाइनल। क्यों भाई? झूठ किया वो भी फाइनल, चोरी की वो भी फाइनल, लूट चलाई वो भी फाइनल। भाइयों बहनों, कल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सारी पुरानी चीजें खोलने का भारत सरकार को हक है। अब मैं देखता हूं कितना बच के निकलते हो। ऐसे 4 पीढ़ी से देश को चलाने वालों को एक चाय वाला, उसकी हिम्मत देखो। एक चाय वाला उनको अदालत के दरवाजे पर ले गया और करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर निकले हैं, जमानत पर। और इसके बाद मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर हमला किया। क्योंकि वाड्रा की कंपनी पर जमीन घोटाले का केस चल रहा है और वो केस राजस्थान से जुड़ा है, इसलिए मोदी ने राजस्थान के कैंपेन के आखिरी दिन जनता को डिटेल में बताया कि जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा को कैसे और कितना फायदा हुआ। मोदी ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई तो वाड्रा को सजा नहीं मिलेगी, इसलिए लोगों को बीजेपी को सत्ता में लाना चाहिए। तो ये नामदार के रिश्तेदार, उन्होंने मुफ्त के भाव से किसानों से जमीन हड़प ली और अशोक गहलोत जी की सरकार के सारे अफसर उनकी सेवा में लग गए। जमीन ले ली मामूली पैसों से। दूसरी तरफ क्या हुआ? एक फर्जी कंपनी बनाई और ये फर्जी कंपनी उनसे जमीन ले लेगी, ऐसा तय हुआ। फर्जी कंपनी पैसे कहां से लाएगी? तो एक स्टील कंपनी से सौदा हुआ, उसको सरकार में जो पैसा देना था, बैंक में पैसा देना था, इसमें उसको मदद की गई और उस बैंक के पैसे स्टील की कंपनी के पास गए, स्टील की कंपनी के पैसे फर्जी कंपनी के पास गए, फर्जी कंपनी ने वो जमीन खरीदी और नामदार के रिश्तेदार को 7 गुना पैसा दे दिया। घर बैठे कमाई, 1 भी रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 रुपये का पसीना नहीं, पैसा बैंक का घुमा फिरा करके लूट लिया। क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको सजा मिलेगी? ये कागजों की लिपापोती होगी कि नहीं होगी? ये सब बच के निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? आप चाहते हैं देश को लूटने वाले बचने चाहिए? अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सजा पक्की। क्योंकि बीकानेर लैंड डील स्कैम केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा है। वाड्रा ने इस पर नाराजगी जताई। आज फेसबुक पर रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है इसलिए इस वक्त इस मामले को उछाला जा रहा है। वाड्रा ने लिखा कि करप्शन केस में उनके खिलाफ जांच साजिश है, राजनीतिक बदला लेने जैसा है। वाड्रा ने कहा वो पिछले 4 साल से इस जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। पिछली बार उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए थे, एक बार वही डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं फिर से। वाड्रा ने कहा जब राजस्थान में 2 दिन बाद वोटिंग होनी है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनका नाम उछाला जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ वाड्रा का केस मुद्दा नहीं है, और भी कई मुद्दे हैं। यूपीए सरकार के वक्त हुए कोल स्कैम के केस में आज कोयला मंत्रालय के 3 बड़े अफसरों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अफसर हैं पूर्व सेक्रेटरी HC गुप्ता, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी KS क्रोफा और पूर्व डायरेक्टर KC समारिया। स्पेशल CBI जज ने इन तीनों अफसरों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोल स्कैम केस में कोर्ट ने विकास मित्तल एंड पावर लिमिटेड के MD
विकास पाटनी को 4 साल की सजा सुनाई। विकास पाटनी के ऑथोराइज सेक्रेटरी आनंद मलिक को भी 4 साल की सजा सुनाई। पाटनी पर 25 लाख और मलिक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा का ऐलान होते ही सभी 5 दोषियों को डिटेन कर लिया गया, लेकिन 4 साल से कम सजा होने की वजह से कोल मिनिस्ट्री के 3 अफसरों को बेल मिल गई। यूपीए सरकार के वक्त विकास पाटनी की कंपनी को वेस्ट बंगाल में गलत तरीके से कोल ब्लॉक अलॉट हुए थे। इस मामले में सितंबर 2012 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। कांग्रेस के खिलाफ इन दोनों मुद्दों से बड़ा एक और इशू है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील। इसमें दलाली का केस है। इस केस में मुख्य आरोपी और दलाल क्रिश्चियन मिशेल को कल भारत लाया गया था। मिशेल को भारत लाना सरकार के लिए बड़ी कामयाबी है और कांग्रेस की बड़ी मुसीबत। ये दोनों बातें आज साफ हो गई। राजस्थान में इलेक्शन कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखे अटैक किए। मोदी ने कहा इस डील का एक राजदार हाथ लग गया है जो दलाली का काम करता था। अब ये राजदार उन नामदारों के नाम बताएगा जिनके पास वो दलाली की रकम पहुंचाता था। मोदी ने कहा अब ये राजदार राज खोलेगा तो बात दूर तलक जाएगी। देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया, दलाली का काम करता था। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था। भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील का मिडलमैन मिशेल अब सीबीआई के कब्जे में आ गया है। मिशेल को कल ही दुबई से दिल्ली लाया गया था। आज उसे अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने मिशेल को 5 दिन के सीबीआई हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि मिशेल से पूछताछ में यह पता लगाना है कि डील में दलाली में 30 मिलियन यूरो अदा किए गए, उसमें से कितना पैसा किसे दिया गया। असल में अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में क्रिश्चियन मिशेल का हैंड रिटन एक कागज अहम सबूत हो सकता है। इस कागज पर मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड डील कराने में होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया है। कागज का एक टुकड़ा एक दूसरे मिडलमैन हैशमे के घर से इटली की पुलिस को मिला था जब उसकी तलाशी हो रही थी। हैशमे ने इटली पुलिस को बताया था कि यह प्रपोजल मिशेल ने दिया था। इस कागज में कोड वर्ड में काफी कुछ लिखा हुआ है और उसके आगे लेन देन का पूरा हिसाब है। इस कागज में सबसे ऊपर AF लिखा है, इसका मतलब है एयरफोर्स। इसके नीचे BUR लिखा है यानी ब्यूरोक्रेट्स, और तीसरे लाइन में POL लिखा है यानी पॉलिटिशियन। इसके नीचे FARN यानी फ्रेंड्स लिखा हुआ है और कागज में लेन देन का खर्च 30 बिलियन यूरो लिखा गया है। ये पैसा मिशेल के अकाउंट में ट्रांसफर भी हुआ था। अब सीबीआई मिशेल से ये पता लगाना चाहते हैं कि किस किस नेता को, किन ब्यूरोक्रेट्स को और किन दोस्तों को दलाली की कितनी रकम अदा की गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को लगातार उठाते रहे हैं। आज स्वामी ने कहा कि मिशेल के परिवार से सोनिया गांधी की पुरानी दोस्ती है। सोनिया गांधी लंदन में क्रिश्चियन मिशेल के पिता के घर ही रहती थी, इसलिए अगस्ता वेस्टलैंड डील के वक्त कंपनी ने क्रिश्चियन मिशेल का इस्तेमाल किया। क्रिश्चियन मिशेल ये और इसके पिताजी सोनिया गांधी से बहुत निकट के थे। मिशेल के पिताजी के घर में लंदन में सोनिया गांधी रहती थी। उसी को अगस्ता वेस्टलैंड ने चुना कि तुम्हारी इस परिवार के साथ इतने रिश्ते हैं कि तुम जाकर समझौता कराओ। और जो हेलीकॉप्टर सियाचिन जाने लायक के लिए हम खरीदने के लिए निकले, वो सिर्फ VIPs को घुमाने के लिए निकला। सियाचिन जाने के बाद ही ख़त्म हो गए। तो ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी बड़ी घोर अन्याय हुआ। मैंने पार्लियामेंट में जब इस पर बोला था
तब कोई जवाब नहीं दे सका। तो आज मैं कहता हूं कि इनका जो इसमें पकड़े जाना और सजा होना निश्चित है। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में फॉर्मर एयर चीफ एसपी त्यागी का नाम भी आया था। त्यागी ऐसे पहले एयर चीफ थे जिन्हें करप्शन के केस में जेल की हवा खानी पड़ी। इसलिए आज त्यागी से भी सवाल पूछे गए, लेकिन त्यागी साहब सवाल सुनकर नाराज हो गए। Sir, you are saying very happy. Why am I, sir? Sir, why are you asking me this question? Why are you asking me this question? Who are you? Firstly, tell me who are you? Who are you? Sir, I am a journalist. ना देखो व्हाट जर्नलिस्ट यार, जर्नलिस्ट तो सभी होते हैं। कौन हो तुम? क्या क्या कोई आप मेरे मुंह पे देखिए, तमीज से बात करेंगे आप। हाँ, ये नहीं कर सकते आप मेरे को तंग नहीं कर सकते आप, है ना। हाँ, तो आपको सवाल पूछना बात और है, लेकिन तंग नहीं कर सकते। ये नहीं कर, ये नो दिस चेंजिंग मी नॉट। ऑगस्टा वेस्टलैंड पर सवाल राहुल गांधी से भी पूछे गए। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, इस मामले में भी कांग्रेस बेदाग होकर निकलेगी, और इसके बाद उन्होंने कहा मोदी को जवाब देना चाहिए कि राफेल मामले में उन्होंने अंबानी को फायदा क्यों पहुंचाया। Congress party has made its position very, very clear on this matter. Earlier in a press conference, the Prime Minister should explain why he gave 30,000 crores on Rafale to Mr. Anil Ambani. इस मामले में एक और ऐसी खबर आई जो कांग्रेस को एम्बेरस कर सकती है। मिडिलमैन क्रिश्चियन मिशेल ने खुद को डिफेंड करने के लिए अल्जो के जोसेफ नाम के वकील को हायर किया है। बाद में पता चला कि जोसेफ साहब यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के इंचार्ज हैं। केस की सुनवाई पूरी होने के बाद अल्जो के जोसेफ कांग्रेस के दफ्तर में भी थे। कैमरे देखकर छुपने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा वो एक वकील हैं और प्रोफेशनल कैपेसिटी में केस लड़ रहे हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूँ, एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हूँ सुप्रीम कोर्ट की। सो मेरा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैंने अपीयर किया है। सो दिस इज माय ड्यूटी, एंड इफ समबडी इज आस्किंग मी टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट, सो आई हैव डिस्चार्ज ओनली माय ड्यूटी एज अ लॉयर, and it is nothing to do with Congress. My Congress and my relation with Congress is separate, and my profession is separate. One of my friend who was having some Dubai connections, so through him the lawyer in Italy has requested him, so I was just helping in appearing and assisting him in this matter actually. लेकिन ये सारी डिफेंस किसी काम नहीं आई। अभी भी खबर मिली है कि कांग्रेस ने एडवोकेट अल्जो के जोसेफ को पार्टी से निकाल दिया है। जोसेफ का कांग्रेस में रहना या उन्हें पार्टी से बाहर करना बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू है करप्शन। अब तक इस तरह के मामलों में यही होता था कि घोटाला करने वाले देश छोड़कर भाग जाते थे। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, ये रिसेंट केसेस हैं। ये सारे के सारे लोग घोटाला करके देश छोड़कर भाग गए। यही ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में हुआ था। लेकिन सरकार की कोशिशों और सीबीआई की मेहनत का नतीजा है कि मिशेल को भारत लाया जा सका। अब दूसरे मामलों में भी विदेशों में छुपे घोटालेबाजों को वापस लाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। उन घोटालेबाजों में डर भी पैदा होगा जो विदेश भाग गए थे, और आज इसका सबूत भी मिला क्योंकि लंदन में छुपे विजय माल्या ने आज ट्वीट किया और लिखा वो बैंकों का पैसा वापस करने को तैयार है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह राजस्थान में थे। अमित शाह ने अजमेर में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में काफी भीड़ दिखाई दी। अमित शाह का काफिला जहां से भी गुजरा वो सड़क और इलाका बीजेपी के केसरिया झंडों से पट गया। रोड शो से पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था कि राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को सत्ता मिलती है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के झूठे प्रचार को लोगों के मन से निकालने में कामयाबी हासिल की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास तो न नेता है न नीति है। राजस्थान के लोग कांग्रेस की हकीकत समझ गए हैं। हमने पूरे प्रचार में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मुख्य मुद्दा बनाया है और उसको एक अच्छा जन प्रतिसाद लोगों की ओर से मिला है। कांग्रेस की स्थिति नेता तय कर पाने तक भी नहीं पहुंची। हर जिले में एक एक व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री बताकर जनता के वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है शायद इसी से ही जिले के वोट मिल जाएंगे, मगर राज्य की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपके यहाँ ना डिसिप्लिन है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। इसलिए आपने नेता को घोषित करना उचित नहीं माना। आज अमित शाह के रोड शो में जिस तरह की भीड़ दिखी, लोगों में जिस तरह का उत्साह जोश दिखा, उससे लगा कि राजस्थान में माहौल बदला है और इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी की मेहनत को देना पड़ेगा।
मोदी और अमित शाह तो राजस्थान में थे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने तेलंगाना पर फोकस किया। राहुल ने सूर्यापेट में पब्लिक मीटिंग की। सूर्यापेट की रैली में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी मंच पर राहुल के साथ थे। इस रैली में राहुल ने फिर कहा कि चंद्रशेखर राय बीजेपी के एजेंट हैं। चंद्रशेखर राव और बीजेपी मिलकर के लड़ रहे हैं और ये बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी ने केसीआर को एक बार फिर खाओ कमीशन राव कहकर पुकारा और केसीआर की पार्टी टीआरएस को TRSS कहा। रैली के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अलायंस की सभी पार्टियों के नेताओं के साथ हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेलंगाना में जीत का दावा किया। राहुल ने कहा कि हार का डर चंद्रशेखर राव की भाषा में दिखाई दे रहा है। CSR अब कांग्रेस के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। I won't get into how many seats will win, but I'm pretty confident, and most of the polls are saying that we're going to win the election. If you listen to the Chief Minister's body language and the type of comments he's making in some of his speeches, I think yesterday he was quite abusive. He abused a couple of people. In an earlier speech also he was abusive. I think he said that people of Telangana are not mature, people of Telangana do not have understanding. These are all signs of nervousness, of insecurity developing. I think he said that he's going to take rest soon. These are all signs of the reality coming to him. And we are going to make sure that Telangana is run by the people of Telangana, by the spirit of the youngsters who sacrificed themselves for Telangana. तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमले किए। हालांकि ओवैसी के निशाने पर आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा थे। राहुल गांधी बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इसका जवाब ओवैसी ने दिया, कहा कि उन्हें राहुल से सेकुलरिज्म सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की बुरी हालत राहुल के कारण ही हो रही है। बी टीम, सी टीम, कुमारस्वामी को आरएसएस की बी टीम बोले, आप सीएम बना दिए उसको। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है, कोई दम नहीं है। सीपी जोशी बोलते हैं इनके लीडर राजस्थान के कि हम खोले बाबरी मस्जिद के लॉक्स। क्या वो सी टीम थी, बी टीम थी? और इन्हों बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। मगर राहुल गांधी का ऐसा मामला ऐसा है कि बस मेरे साथ आ जाओ, मेरे हाथ को चूम लो, बस आपको मैं लिख के दे देता हूं, आप सेकुलर है। और मोदी साहब बोल रहे मेरे कने आ जाओ, मैं आपको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देता हूं। हम इन दोनों से कह रहे, मिस्टर मोदी और राहुल गांधी से, कि ये आप जो बरसों से लाला की दुकान चला रहे, ये लाला की दुकान आप बंद करो। आपके सर्टिफिकेट की हमारे को जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक के मसले के ऊपर कांग्रेस पार्टी क्यों मोदी को सपोर्ट करी। इनका जो सेकुलरिज्म है वो धोखेबाजी का सेकुलरिज्म है। और इसके बाद ओवैसी ने कहा कि राहुल ने अब तक कोई झंडे नहीं गाड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं किस बात का अहंकार है। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी को सोनिया गांधी से सीखना चाहिए कि राजनीति में बात कैसे की जाती है। जब बड़े भाई मित्रों ने कहा तो छोटा भाई राहुल भी बोलेगा। और कहते हैं कि मजलिस सी टीम है। राहुल गांधी, अगर आप हिंदुस्तान के वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो मैं आपसे एक अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि गुरूर और तकब्बुर के मजाहरे करना छोड़ दो। थोड़ी ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी अपने मां से सीखो। अपनी मां से सीखो कि सियासत में जो चीज इंसान को दूर तक लेकर जाती है वो उसका इखलास है, वो उसकी सिंपलिसिटी है। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज तेलंगाना में थे। योगी ने तेलंगाना के करीमनगर में रैली की। यहां योगी ने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो करीमनगर का नाम बदलकर करीपुरम कर दिया जाएगा। मित्रों, अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी करीमनगर को करीपुरम करने के लिए आपकी भावनाओं का सम्मान करने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी नक्सली समस्या का समाधान करेगी और भारतीय जनता पार्टी आईएसआई की भारत विरोधी
और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पूरी शक्ति के साथ कुचलने का कार्य करेगी, जिससे भारत के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। अब तक आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बीजेपी को कोई खास असर नहीं दिखता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी थोड़ी बहुत ताकत बन गई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों बीजेपी के डर की वजह से ही कांग्रेस और टीडीपी को एक साथ आना पड़ा। कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी मिलकर, चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी मिलकर एक मंच पर बैठे, मिलकर चुनाव लड़े। आगे बढ़ते हैं। आज लगातार तीसरे दिन पूरे देश में बुलंदशहर में हुई हिंसा की चर्चा रही। बड़ी बात यह है कि अब यूपी पुलिस ने मान लिया कि बुलंदशहर की हिंसा एक बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा थी। पूरे प्रदेश को दंगों में झोंकने की एक कॉन्स्पिरेसी थी। और मैं पिछले 2 दिन से लगातार ये बात कह रहा हूँ कि बुलंदशहर से जो तस्वीर आ रही हैं, जो वीडियोस मिले हैं, जो बातें सुनाई दे रही हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ प्री प्लान था। और आज यही बात यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कही। डीजीपी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में कटी हुए गायों का मिलना, फिर हिंसा होना, पथराव होना, फायरिंग में एक इंस्पेक्टर का शहीद होना, सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये सब एक षड्यंत्र था, साजिश थी। पुलिस इसी नजरिए से इसकी जांच कर रही है। डीजीपी की बात को सपोर्ट करने वाले आज कई नए वीडियो सामने आए। कई सवालों के जवाब इन वीडियो से मिले। बुलंदशहर में खेत में 30-32 कटी हुई गाय मिली थी। इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था और कुछ ही देर में पथराव शुरू हो गया था। पुलिस चौकी को जला दिया गया था, पुलिस वालों पर हमला किया गया था। 2 घंटे में शहर का माहौल बदल दिया था। अब 3 दिसंबर के जो वीडियो सामने आए हैं, पुलिस उन सभी वीडियोस की जांच कर रही है। वीडियोस की छानबीन से मिले सुरागों की जानकारी डीजीपी को दी गई। इसके बाद डीजीपी ने साफ किया, ये मामला किसी गहरी साजिश का नतीजा है। बुलंदशहर में जो हिंसा भड़की वो किसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है। इसलिए अब पुलिस रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये पता लगाएगी कि आखिर हिंदू बहुल इलाके में इतनी बड़ी संख्या में गायों की हत्या करके मांस खेतों में किसने फेंका, उसका असली इरादा क्या था। बुलंदशहर की घटना जो है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, एक लार्जर षड्यंत्र है। और हम उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं जो जिससे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जा सके। ये केवल कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। वहाँ पे गोमांस कैसे आया, क्यों आया, वहाँ के उस स्थान को क्यों चयनित किया गया, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। और हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि जहाँ से शुरुआत हुई है उस शुरुआत को हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस को लगता है कि 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। ये दिन सेंसिटिव दिन होता है। इस बार राम मंदिर का मुद्दा पहले से ही चर्चा में है, इसलिए हो सकता है कि 6 दिसंबर से पहले माहौल को खराब करने की नीयत से बुलंदशहर में हिंसा की साजिश रची गई। बुलंदशहर वैसे ही कम्युनल सेंसिटिव शहर है। 1 दिसंबर से बुलंदशहर में इज्तिमा चल रहा था। 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे हुए थे। 3 दिसंबर को इज्तिमा खत्म होने वाला था। हो सकता है इसीलिए 2 दिसंबर की रात हिंदू आबादी वाले गांव के पास 30-32 गायों को काटकर फेंका गया, जिससे हिंदू उग्र हो जाएं, प्रदर्शन करें। इतने बड़ी तादाद में पहले से शहर में मुसलमान मौजूद थे, तो टकराव के, दंगे के पूरे चांसेस थे। इसलिए स्याना थाने की पुलिस ने समझदारी से काम किया, मामले को बढ़ने से रोका। लेकिन अब एसआईटी का फोकस इसी बात पर है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर गायों को काटकर खेतों में किसने फेंका और उसका मकसद क्या था। बुलंदशहर में गोकशी के इल्जाम में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज यूपी पुलिस ने इन 7 आरोपियों में से 4 को अरेस्ट कर लिया। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक नया वीडियो आपको दिखाता हूं। 3 दिसंबर को बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के अलावा एक नौजवान सुमित की जान भी गोली लगने से गई थी। आज सुमित की मौत से पहले का और उसके बाद की घटना का पूरा वीडियो हमें मिला है। सुमित बुलंदशहर के चिंगरावटी गांव का रहने वाला था। सुमित के परिवार वालों का कहना था कि सुमित अपने दोस्त को बस स्टैंड तक छोड़ने गया था। वो प्रदर्शनकारियों में शामिल नहीं था, उसका पत्थरबाजी से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद भी पुलिस ने सुमित को मारा। लेकिन आज जो वीडियो सामने आया उससे हकीकत सामने आ गई। गए 3 मिनट 18 सेकंड का वीडियो आंखें खोलने वाला है।
3 दिसंबर के वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ सुमित भी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहा था। उसके हाथ में पत्थर साफ साफ दिखाई देते हैं। वो भीड़ में आगे था। कुछ जगहों पर सुमित मॉब को लीड करता हुआ नजर आया। इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर सफेद टी शर्ट और खाकी पैंट में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में पत्थर है, वही सुमित है। पुलिस चौकी के पास वो हिंसा करने वालों में शामिल था और इस वीडियो में साफ दिख रहा है क्योंकि पुलिस वालों की संख्या सिर्फ 15-20 थी, इसलिए पुलिस की गाड़ियां पीछे हट गई और भीड़ थाने की तरफ आगे बढ़ती गई। इसी भीड़ में सुमित भी शामिल था। अब आपको इस वीडियो को तफसील से दिखाते हैं, उन लोगों की बातें सुनाते हैं जो घटनास्थल पर मौजूद थे। इन लोगों की बातें सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग शुरुआत से ही एग्रेसिव मोड में थे। पुलिस का इन्हें कोई डर नहीं था, पुलिस एक्शन की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि भीड़ में कुछ लोग ये भी कहते सुनाई दिए कि पुलिस वालों पर पत्थर नहीं चलाने, लेकिन इसी दौरान सुमित को गोली लग गई। ये गोली किसने चलाई, गोली चलाने वाला कौन था, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। इस वीडियो में कई जगह गालियां हैं, उसे हमने बीप लगा कर दिया है। गए सब गए मारो जिस जगह से हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, उसी जगह सुमित को गोली लगी थी। जब सुमित के गोली लग गई तो भीड़ वायलेंट हो गई। लोग पुलिस वालों को भगाने के लिए दौड़े। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ाया और उन पर अटैक किया। खेत में बेसुध पड़े इंस्पेक्टर सुबोध की पिस्तौल छीन ली। वीडियो देखकर अंदाजा होगा कि इन लोगों के सिर पर खून सवार हो चुका था। बुलंदशहर की हिंसा के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर गोकशी की है, दूसरी हिंसा के मामले में जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह शहीद हुए उसकी है। मेरठ रेंज आईजी की अगुवाई में एसआईटी इन दोनों केसेस की जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल फोकस इस बात पर है कि गायों को किसने काटा और किस मकसद से खेतों में फेंका। असल में साजिश करने वाले अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब हो गए। इतनी बड़ी संख्या में कटी गायों के मिलने से गांव वालों में नाराजगी थी। 3 दिसंबर को दिन में 11 बजे बुलंदशहर में कैसे हालात थे, इसके वीडियो भी आज सामने आए। खेतों में मिली कटी हुई गायों के मांस को भरकर गांव वाले सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली रखकर रोड जाम कर दिया गया था। इस वीडियो में गांव वाले आपस में बातें करते सुनाई देंगे कि गायों को किसने काटा। कुछ गांव वाले बता रहे हैं कि किसी ने गायों का मांस खेतों में फेंक दिया। अरे पब्लिक जा रही है रे अब। यो माव के की है, माव के की है। कौन सी जी? फिर उसकी ट्रॉली में कैसे कैसे वे भर के लेकर आए। खेत में नहीं काटी सुनो ना, काटियो। आंटी आ गया, आंटी में जाती आया। कौन? हालांकि पुलिस ने खेतों में मिले गायों के मांस की जांच कराई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि गायों का मांस 2 से 3 दिन पुराना था। इसका मतलब साफ है गायों को 2-3 दिन पहले कहीं और मारा गया और फिर साजिश के तहत हिंदुओं के गांव के पास लाकर खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस ने भी इसी तरह की साजिश की तरफ इशारा किया है। प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई थी कि वहाँ पे मजरे में 2 हिंदू मजरे के बीच में उस तरह की घटना हुई है
और लगभग 2 दिन पुरानी अवशेष है और जो घटनाक्रम पूरा घटनाक्रम देखते हुए प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ है और जो है पूरी विस्तृत रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसमें क्या साजिश थी नहीं थी वो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सारी वीडियो फुटेजेस, हर जगह से वीडियो फुटेजेस आ रही हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान अंकित किए जा रहे हैं और कल तक तो जो है पुलिस was busy in controlling the law and order and maintaining normalcy in the area। सारी वीडियो फुटेजेस की फॉरेंसिक एनालिसिस वगैरह हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। पुलिस पर पथराव और भीड़ को भड़काने के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें मुख्य आरोपी बुलंदशहर में बजरंग दल के संयोजक योगेश राज को बनाया गया है। हालांकि अब तक योगेश राज पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज हमारे पास एक वीडियो आया जिसमें योगेश राज गोकशी से नाराज लोगों की भीड़ में दिखाई दे रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को गोकशी की लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने अपने दूसरे साथियों को फोन करने शुरू किए। वीडियो में कुछ लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब रोड जाम करनी है, इस जाम को खुलने नहीं देना, हिंदुओं के मरने मारने की बात हो रही है। एक शख्स तो ये भी कहता सुनाई दिया कि अब गोली चलेगी और लगेगी भी, हर सिचुएशन के लिए तैयार है। योगेश राज अब तक फरार है, लेकिन उसने आज अपना एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में योगेश राज ने कहा गोकशी की खबर मिलने के बाद वो स्याना थाने पर गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद वो वहां से निकल गया था। उसके बाद जो हिंसा हुई उसमें उसका कोई रोल नहीं है। मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि उस दिन 2 घटनाएं घटित हुई थीं। पहली घटना स्याना के नज़दीक गांव महाब में गोकशी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित स्याना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहाँ पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा स्याना थाने में लिखा जा रहा था तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था। मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 3 दिसंबर के जो वीडियो आज मिले हैं उससे एक बात तो साफ है कि बुलंदशहर के लोग इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के इकट्ठा होने से परेशान थे, चिंतित थे। प्रशासन का जो इंतजाम था उससे खुश नहीं थे। जो लोग इज्तिमा में आए थे उनकी वजह से पूरा बुलंदशहर जाम था, जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था। इस वजह से भी लोग काफी नाराज थे। यूं तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बुलंदशहर में हिंसा अचानक नहीं हुई, ये बड़ी और गहरी साजिश थी। 6 दिसंबर करीब था, बुलंदशहर में लाखों मुसलमान इकट्ठा थे। उसी वक्त हिंदू बहुल इलाके में इतनी बड़ी संख्या में कटी गायों का मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन पुलिस को कई सवालों के जवाब खोजने होंगे। पहला,
इतनी सारी गायों को किसने काटा? गायों को काटकर हिंदुओं के गांव के पास किसने फेंका? क्यों फेंका? और दूसरा सवाल, इज्तिमा के आखिरी दिन ही इस तरह का घिनौना काम करने वाले थे कौन? तीसरा सवाल, क्या बुलंदशहर में हिंसा के जरिए पूरी यूपी में दंगा फैलाने की साजिश थी? क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी के राज में अब तक कोई दंगा नहीं हुआ। पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब खोजने होंगे और ये भी पता लगाना होगा कि दंगे की साजिश रचने वालों का इरादा क्या योगी सरकार को बदनाम करने का था? कुछ लोग 6 दिसंबर से पहले माहौल को खराब करने की पूरी साजिश तो कर रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मिला वाराणसी के मशहूर संकट मोचन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के रूप में। संकट मोचन मंदिर के महंत कह रहे हैं कि उन्हें एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें धमकी दी गई कि संकट मोचन मंदिर में 2006 से भी बड़ा ब्लास्ट किया जाएगा। मंदिर गए थे रात में दर्शन करने, तो हमारे यहाँ जो रेगुलर डाक आता है तो वो रात में हमें उपलब्ध कराते हैं। तो उसके साथ एक एनवलप था, सील्ड एनवलप था, डाक से मिला था और उसमें कोई जमदार मियाँ करके और अशोक यादव करके वो रहा। तो वो पत्र रहा, मतलब उसमें कंटेंट यही था कि पहले के जो विस्फोट हुए हैं वो हम ही लोगों ने किया था, आगे भी करेंगे। हालांकि पुलिस को लगता है किसी की शरारत है, इसके बाद भी पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मंदिर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि उसके ऊपर मोबाइल नंबर और नाम लेटर पे पहले से दिया गया है, तो ऐसा भी लग रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर परेशान करने के लिए रंजिशवश इस तरह का पत्र जो है लिखा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीओ भेलूपुर इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा जो है अपग्रेड की गई है, वहाँ पे और सघनता से चेकिंग फ्रिस्किंग की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और प्लेन क्लोथ्स में भी LIU की वॉच टीम वहाँ पे लगाई गई है। हो सकता है चिट्ठी भेजकर धमकी देना किसी की शरारत हो, लेकिन करीब 13 साल पहले 7 मार्च 2006 को बनारस में संकट मोचन मंदिर में कई जगह ब्लास्ट हुए थे। उन धमाकों में 20 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरा बनारस दहल गया था। इसलिए पुलिस इस धमकी को काफ़ी गंभीरता से ले रही है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बंगले पर आज जमकर सियासी ड्रामा हुआ। बिहार सरकार के अफसर तेजस्वी का बंगला खाली कराने पहुंचे, लेकिन बंगले के गेट पर ताला लगा था। गेट के बाहर आरजेडी एमएलए धरने पर बैठे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को देखते ही सारे एमएलए नारेबाजी करने लगे। बंगले के गेट पर एक नोटिस भी लगा था जिसमें लिखा था कि मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए बंगला खाली करने का दबाव न डालें। जिस वक्त अफसर बंगला खाली कराने पहुंचे उस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। तेजस्वी को खबर मिली, वो पटना पहुंचे और नीतीश कुमार पर राजनीतिक दुश्मनी के चक्कर में इतने निचले लेवल पर उतरने का इल्जाम लगा दिया। सुशील मोदी जी का भी जो बंगला था, हम ही थे भवन निर्माण मंत्री। चाहते तो इस तरह का गलत काम करना था तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा काम नहीं किया। लगातार वो विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, फिर विपक्ष के नेता रहे, फिर उप मुख्यमंत्री रहे। जो घर जहां था वही है उनको घर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के नाम पे जो आवास मिला है उसमें रहना चाहिए, या जो पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का जो आवास उन्होंने आवंटन करा रखा है 2-2 बंगला, उसमें रहना चाहिए। नेताओं का सरकारी बंगले के प्रेम कोई नई चीज नहीं है। कुछ दिन पहले हमने यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के बंगलों को खाली कराने पर इसी तरह का हंगामा देखा था। अब वही पटना में हो रहा है। असल में तेजस्वी यादव जिस बंगले को खाली नहीं करना चाहते, 5 देश रत्न मार्ग का वो बंगला बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए अलॉट किया गया था। अब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर दूसरा बंगला अलॉट कर दिया गया है, लेकिन वो बंगला छोड़ने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर तेजस्वी पहले खुद बंगला खाली करते, उसके बाद दूसरे नेताओं पर उंगली उठाते, तो उनकी बात का असर भी होता। महाराष्ट्र सरकार अब इलीगल माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेगी। विदर्भ में रेत माफियाओं की पहचान करने, रेत का अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने 4000 ट्रकों पर GPS लगा दिए हैं। ड्रोन के जरिए 24 घंटे गाड़ियों और रेत माफियाओं की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए गैर कानूनी माइनिंग के कारोबार को खत्म करने के लिए
कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रेत माफिया प्रशासन को चपका देने में लगा हुआ है। जब अवैध खनन के खिलाफ सख्ती हुई तो रेत की तस्करी का नया तरीका ढूंढ लिया गया। अब माफिया घोड़े, खच्चर और गधों की मदद ले रहे हैं। जानवरों के जरिए नदियों के किनारे से रेता सड़कों तक पहुंचाया जा रहा है। जीपीएस के जरिए ट्रकों पर नजर रखी जाती है, लेकिन जानवरों के जरिए हो रही तस्करी का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है और ये तस्वीरें ड्रोन कैमरों में कैप्चर हुई है। रेत माफिया गधों का इस्तेमाल करके जीपीएस से तो बच सकते हैं, लेकिन ड्रोन कैमरों से कैसे बचेंगे? इलीगल माइनिंग बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार रेत माफिया अफसरों पर हमला कर देते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक बेहतर कदम है। अब एक नज़र कल की बड़ी सुर्खियों पर। कल योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में शौर्य दिवस मनाएगी। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होगी। पहला टेस्ट एडिलेड में खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही।